चलो अब इधर ध्यान दोगे, सुनोगे। आज हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहे हैं और 11th क्लास में ऑर्गेनिक का 2 चैप्टर है, 12th क्लास में ऑर्गेनिक का 4 चैप्टर, यानी कि 11th और 12th दोनों को मिला करके हम लोग को 6 चैप्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ना है। फिजिकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, इन दोनों में कुछ एक डिफरेंस है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का चैप्टर करीब करीब एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होता है, किसी से कोई लेना देना नहीं। केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ रहे हैं तो उसका थर्मोडायनेमिक्स से कुछ मतलब नहीं है, थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं तो उसका इक्विलिब्रियम से कोई मतलब नहीं है। रेयरली एक आध इक्वेशन जो है वो कॉमन हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक का हर एक चैप्टर एक दूसरे से लिंक्ड होता है। यानी अभी ये फर्स्ट चैप्टर जो हम लोग पढ़ेंगे, इसके एप्लीकेशन, इसका यूज, इसका कंसेप्ट सेकेंड चैप्टर में यूज होगा। और ना सिर्फ सेकेंड चैप्टर में, बल्कि हम लोग जब 12th में जाएंगे तो वहां पर भी जरूरत पड़ेगा कि 11th के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप क्या पढ़े थे। अभी तक का सीन क्या होता है स्टूडेंट को लेकर के कि 11th को फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर मानता है, पहले ही बताए हैं हम आपको कि फर्स्ट ईयर है, आराम से जो है वो इंजॉय करना है। और 12th चूंकि बोर्ड एग्जाम होता है, उसके मार्क्स मायने रखते हैं, कहीं पर भी एडमिशन वगैरह लेंगे तो 12th में थोड़ा सीरियस हो जाएंगे। तो 12th में सीरियस हो जाएंगे, 12th में आप बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे। तो फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बहुत फर्क पड़ जाता है। यानी कि अगर 11th का पार्ट आप मिस किए हुए हैं तो 12th में बाकी फिर आपको समझ ही में नहीं आएगा। हम लोग भी कराते हैं, करीब करीब जो एक सप्ताह के करीब का स्टार्टिंग का 4-5 क्लास जो है वो चला जाता है 11th वाले पोर्शन को बताने में। लेकिन आप इमेजिन करो कि 4-5 क्लास और 1.5 महीना, दोनों में तो फर्क पड़ता है। वो 4-5 क्लास में फास्ट करना है हमें कि हाँ 11th में जो जो इंपॉर्टेंट पार्ट था वो पढ़ना है, और यहाँ पर आप डिटेल से पढ़ रहे हो, तो दोनों जगह पर फर्क तो पड़ता है। और इसीलिए हम यहाँ बताए, पहले भी आपको बता रहे थे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इसे आप 11th नहीं, आप मान करके चलोगे कि यहाँ जो हम लोग सीख रहे हैं उसका जरूरत 12th में पड़ेगा। आप मेरे यहाँ पढ़ो या कहीं और भी पढ़ो, ठीक है, किसी भी जगह पर, लेकिन कंसेप्ट तो यही है। आप मेरे यहाँ भी 11th में ज्वाइन किए, लेकिन 11th के पहले आप 10th में पढ़े तो थे कहीं पे, 9th में कहीं तो पढ़े थे। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए फार्मूला CO2 होता है, ये तो कोई आपको दूसरे ही सर बताए होंगे, किसी दूसरे जगह से ही पढ़ करके आए होंगे, तो इसलिए ये मैटर नहीं करता है। हाँ, ये जरूरी है, जैसे हर जगह पर नीचे क्लासेस में भी आपको आपके टीचर, फैकल्टी जो भी गाइड कर रहे होंगे वो बताए होंगे कि हाँ कहाँ कौन सा पार्ट इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ इस जगह पर ये पोर्शन इंपॉर्टेंट है। कंटेंट देख रहे हो वो भी ज्यादा है। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, नाम से ही पता चल रहा है सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स, यानी कि इसमें हम लोग कुछ एक इंपॉर्टेंट टेक्निक्स, टर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो आगे जाकर के इसका एप्लीकेशन होगा, जरूरत पड़ेगा। इसके बाद का चैप्टर है हाइड्रोकार्बन, उसमें अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन पढ़ना है। इसके रिस्पेक्ट में उसमें कम टाइम लगता है, इसमें ज्यादा टाइम लगता है। सबसे ज्यादा टाइम लग जाएगा हम लोग को जब हम लोग नोमेनक्लेचर डिस्कस कर रहे होंगे। और स्टार्ट करेंगे हम लोग, बिल्कुल 10th में भी था हाइड्रोकार्बन, वहीं से स्टार्ट करेंगे, उसको लेते हुए चलेंगे कि आप 10th में क्या पढ़े नहीं पढ़े उसको छोड़ दीजिए, यहाँ पर कम से कम कीजिए, क्योंकि अब इसके बाद में फिर बैक में जाने का कोई ऑप्शन नहीं बचता है। क्योंकि जैसे ही 12th में जाएंगे तो वहाँ हेलो अल्केन हेलोरीन, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का, फिर आएगा अल्कोहल फिनॉल ईथर, तीसरा चैप्टर है अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड, और लास्ट चैप्टर है अमाइन। ठीक है, ये 4 चैप्टर पढ़ना है। तो फंक्शनल ग्रुप वहां चला गया, और यहाँ पर अल्केन, अल्किन, अल्काइन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन वो इस जगह पर। इसके बाद वाले पेज में आप ये देख रहे हैं कुछ टर्म्स वगैरह, ये सब छोटे छोटे टर्म्स हैं। मे भी हम लोग स्टार्ट करेंगे तो एक दिन में 2-3 टॉपिक जो है इसका हो जाएगा, वो सब छोटा छोटा टर्म्स है, डिफिनेशन लिखना है, कि एग्जाम्पल्स लिखना है, उससे रिलेटेड करना है। अब यहाँ आते ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन वाले पार्ट पर। राइट ऑन द टॉपिक इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन सुन लो फिर लिखवा देंगे क्या है इस वाले में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ने जा रहे हैं तो सबसे पहला सवाल तो ये उठता है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहते किसे हैं। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नाम से ही पता चल रहा है कि एक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है। कौन सा ब्रांच है? जहां हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नोमेनक्लेचर, उनका प्रिपरेशन, उनका प्यूरिफिकेशन, उनका प्रॉपर्टीज, यानी पूरे डिटेल स्टडी जहां पे हम लोग करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड का,
उसे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहा जाता है। फिर सवाल उठता है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड किसे कहा जाता है। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं, पहले सुन लो 5-10 मिनट, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा वो लिखवा देंगे। ऑर्गेनिक वर्ड बना है ऑर्गेनिज्म से। यहां हम लोग जो ऑर्गेनिक लिखते हैं ये आया ऑर्गेनिज्म से। और स्टार्टिंग में कंपाउंड्स को, सब्सटेंस को उनके सोर्स के अनुसार से दो पार्ट में बांटा गया। वो केमिकल सब्सटेंस जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से आते हैं उन्हें ऑर्गेनिक में रखा गया, और वो जो मिनरल से आते हैं उन्हें इनऑर्गेनिक में रखा गया। यानी कि जमीन से जो निकल कर आ रहा है, जैसे नमक है, सोडियम क्लोराइड, वो समुद्र के पानी से निकाला गया। आयरन जमीन के नीचे से निकाला जाता है, हेमेटाइट हो गया, बॉक्साइट हो गया, कॉपर पायराइड्स हो गया, ये सभी मेटल के ओर्स हैं। तो ये मिनरल्स इनके सोर्स हो गए, तो उन्हें इनऑर्गेनिक में कहा गया। यूरिया हो गया, प्रोटीन हो गया, विटामिन हो गए, कार्बोहाइड्रेट हो गए, फैट्स हो गए, एसिड हो गए, कार्बोक्सिलिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड के बारे में बात करें, HCl के बारे में नहीं। तो ये सभी एनिमल या प्लांट से आते हैं, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, तो इन्हें ऑर्गेनिक कहा गया, यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म से आ रहे हैं। इसी कंसेप्ट को लेकर बर्जेलियस के द्वारा एक थ्योरी दिया गया जिन्हें वाइटल फोर्स थ्योरी कहा गया। नाम सुने होंगे आप। बर्जेलियस का वाइटल फोर्स थ्योरी उस वक्त में एक्सेप्टेड था। इन्होंने बताया था कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस लेबोरेटरी में पॉसिबल नहीं है। दे सिंथेसाइज ओनली इनसाइड द बॉडी ऑफ ए लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे नीड ए वाइटल फोर्स फॉर इट्स प्रिपरेशन। यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिर्फ और सिर्फ ऑर्गेनिक ऑर्गेनिज्म से ही आ सकते हैं, यानी या तो वो एनिमल से आ सकते हैं या फिर कहां से आ सकते हैं, प्लांट से। और उन्होंने जो भी एग्जाम्पल दिया उस वक्त में उनके सारे सोर्स जो हैं वो एनिमल या प्लांट ही थे। कई का नाम भी उसी के अनुसार से निक नेम पे पड़ा, जैसे यूरिया, यूरिन, ये कॉमन है, दोनों के कंपोजिशन में सिमिलरिटीज है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका नाम भी मैच कर रहा था। कहा जाता है साइंस अभी हम लोग जो पढ़ रहे हैं कोई जरूरी नहीं कि आने वाले समय में वही रहे, चेंज होता है, हमेशा चेंज होता जाता है। और यही तो इसका खासियत कह सकते हो कि है कि डेवलपमेंट हो रहा है। आज जहाँ पे जिस माहौल में है आने वाले समय में कुछ और होगा, आने वाले समय में कुछ और होगा। जैसे अभी हम लोग यहाँ भी बैठे हुए हैं, कुछ लोग जो है वो घर में भी बैठ करके क्लास कर रहे हैं। सोच करके देखो कि हम लोग बहुत ज़्यादा पहले नहीं जाए, लेकिन 4 साल पहले थोड़ा नहीं लगता था कि ऐसा सब जगह पे संभव नहीं है। कुछ एक जगह पर ये स्टार्ट हुआ था, और वो भी 6-7 साल पहले चले जाए तो वो भी नहीं था, ये इमेजिनरी कंडीशन था। लोग जो ऑनलाइन हुआ करते थे कि हाँ बड़ी बड़ी कंपनी वगैरह है तो उसके बड़े लोग जो है वो नहीं आ सकते हैं एक जगह पर, तो अब एक जगह पर मीटिंग करवा रहे हैं तो वो बोल रहे हैं। बट आज के डेट में तो सब जगह पे पॉसिबल हो गया। हम लोग जैसे जो छोटा इंस्टीट्यूट है वो भी जो यहाँ पे लाइव कर रहे हैं, वो भी देख रहे हैं दूसरी जगह पर। तो ये साइंस के डेवलपमेंट की वजह से ही है। और आने वाले समय में मे भी हो सकता है कि अभी आपको कॉपी यहाँ पे लेकर के आना पड़ रहा है, हो सकता है किसी तरह से पैनल में कुछ डिवाइस लगा हुआ रहे, वो आपको लिखने का भी जरूरत नहीं करेगा, यहाँ पे टिक करेंगे और आपके पास में चला गया सारा PDF। नहीं, यानी कि लिखने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा, वो सारा का सारा वहीं पर होगा। टाइप करने का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। बाकी आपका वॉइस जो है वो आपको चेंज कर देगा, वहां पे वो रिटर्न आ जाएगा, मेरे पास में टेस्ट देना है जी, ठीक है सर, पूछे व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, आप वहां से बोल दिए, ठीक है, आ गया मेरे पास में, ठीक है। मेरे पास में भी कुछ ऐसा सिस्टम होगा कि चेक कर लो, हो गया चेक, ठीक है। तो ये हो सकता है। अभी जैसे कैसे लगा कि थोड़ा सा आश्चर्य लग रहा है, तो इसी को तो साइंस कहा जाता है कि एक दिमाग में आया कंसेप्ट कि ऐसा हुआ। मे भी हो सकते हैं कि जो बनाने वाले हैं उनके दिमाग में ऐसा कंसेप्ट आया कि ऐसा हो जाए तो फिर क्या हो, तो हो जाए तो फिर क्या हो, होगा ही होगा, ठीक है, ऐसा होगा। तो बदला। बर्जेलियस कहीं एक रिसर्च स्कॉलर थे, उन्हीं के एक स्टूडेंट थे पोलर। वाइटल फोर्स थ्योरी दिया गया किनके द्वारा, बर्जेलियस के द्वारा। इस वाइटल फोर्स थ्योरी के अनुसार से ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में ही हो सकता है, यानी कि उन्हें लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं किया जा सकता। साइंस में कई डिस्कवरी एक्सीडेंटल डिस्कवरी, एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहा जाता है कि जो आपका पर्पस नहीं हो और वो डिस्कवर हो जाए, ठीक है, उसको एक्सीडेंटल डिस्कवरी कहा जाता है। जैसे अभी तक हम लोग जो है वो अच्छे हेल्थ के लिए फ्रूट्स लेते हैं, वेजिटेबल्स लेते हैं, मिल्क लेते हैं, ये सभी खाते हैं। मान लिया कि आपको जो है वो किसी वजह से आप इस कमरे में बंद हो गए और छुट्टी हो गया 10 दिन का,
आप रह गए यहीं पे, ठीक है, और कोई इस तरह का अरेंजमेंट नहीं था कि किसी को आप कॉल करके बुला सके। अब आप क्या हुआ कि बेंच वगैरह खाना शुरू किए, ठीक है। 10 दिन के बाद में जो है आए तो लगा कि आपका हेल्थ जो कहीं पहले से बहुत ज्यादा इम्प्रूव्ड है। तो क्या पता चला कि बेंच खा करके कोई देखा ही नहीं था, ठीक है। बेंच में वो सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो बाकी के फ्रूट्स वगैरह से कई टाइम्स जो मल्टीप्लाइड फॉर्म में होता है, और दोपहर में 2 से 4 अगर खाया जाए तो उस वक्त में वो ज्यादा जो है बेहतरीन होता है। तो अब ये जो डिस्कवरी होगा वो डिस्कवरी कौन सा डिस्कवरी हो गया? एक्सीडेंटल डिस्कवरी। क्योंकि पर्पस तो ये नहीं था, आप जो किसी वजह से 2 बजे ही शुरू किए होंगे, किसी वजह से कोई रीजन हो सकता है, तो ये पर्पस नहीं था। तो वैसे ही कहा गया कि इनके बर्जेलियस के एक रिसर्च स्कॉलर थे होलर। रिसर्च स्कॉलर क्या होता है इसको थोड़ा सा समझो। जैसे आप देखते हैं कि मेरे नाम के आगे में डॉक्टर का टाइटल लगा हुआ है, हम पीएचडी होल्डर हैं। तो पीएचडी आपको डिग्री यूनिवर्सिटी प्रोवाइड करती है, उसके बाद में आप डॉक्टरेट का टाइटल लगाने के लिए एलिजिबल होते हैं। लेकिन जब तक आपका पीएचडी अवार्ड नहीं होता है, जब तक आपका रिसर्च वर्क कंप्लीट नहीं होता है, उसको ऑथेंटिसिटी प्रोवाइड नहीं किया जाता है, तब तक आपको रिसर्च स्कॉलर कहा जाता है। और रिसर्च स्कॉलर किसी गाइड के अंदर में काम करते हैं। गाइड यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं, जिनके इंस्ट्रक्शन के अनुसार से आपको काम करना पड़ता है। वो आपको बता के जाते हैं कि ये काम करना, आप रिपोर्ट बताना कि क्या कुछ बना है नहीं बना है, आप उनको बताते हो, तो वो आपके गाइड हो गए। तो होलर के गाइड हो गए बर्जेलियस, उनके अंदर में ये काम कर रहे थे। और इनसे एक्सीडेंटली अमोनियम साइनेट यानी कि NH4CNO कहा जाता है कि बॉइल्ड वाटर में गिर गया, और यहां बॉइल्ड वाटर में गिरने पर ये यूरिया में कन्वर्ट कर गया, यानी कि स्मेल या यूरिन लाइक। ध्यान गया कि यहाँ तो ऑर्गेनिक ऐसा था नहीं, यूरिया तो था नहीं, यूरिया से तो काम कर नहीं रहे थे, हम तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट पे वर्क कर रहे थे। तो ये कहाँ से आ गया? तो देखा गया कि ये जो अभी जो बीकर में था या जो कंटेनर था उसमें यूरिया है। तो फिर इंटेंशनली जो है वो डाला गया कि कहीं यही कन्वर्ट तो नहीं किया है। तो जब कन्वर्ट किया गया तो पता चला कि अमोनियम साइनेट कन्वर्ट कर गया है यूरिया में, और ये यूरिया ऑर्गेनिक हो गया और ये क्या है? इनऑर्गेनिक। यहां तक अभी तक लोग यही मान रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड का सिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म के बॉडी में हो सकता है, यानी इन्हें लेबोरेटरी में सिंथेसाइज नहीं कर सकते। अब जब ये एक्सीडेंटल डिस्कवरी हुआ तो दूसरी तरफ ध्यान गया लोगों का ध्यान गया कि जब इस तरह से एक बना है तो दूसरे भी बनाए जा सकते हैं। सक्सेसफुली बना, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, और आज के डेट में अबाउट 90% ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेटिक। अबाउट 90% ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सिंथेटिक, यानी इतना ज्यादा ये डेवलप कर गया, जिसे पहले लोग न मान करके चलते थे वो आज यहां तक पहुंच गया। आने वाले समय में भी आपको भी जानकारी हो कि आपके, अगर मान लें कि आप वेजिटेरियन हैं, लेकिन आप देखते हैं कि वो सामने वाला चिकन खा रहा है, आपकी भी इच्छा होती है कि हमें भी पता चलता है कि इसका टेस्ट कैसा होता है, ठीक है, लेकिन हम मांस नहीं खाना चाहते हैं, डेड बॉडी खाना नहीं चाहते, ठीक है, डेड ही बॉडी है वो। तो थोड़ा दिन और इंतजार कीजिए, आने वाले समय में आपके प्लेट में रहेगा, ठीक है। 2 लोग खा रहे होंगे, एक वेजिटेरियन और दूसरा नॉन वेजिटेरियन, दोनों के प्लेट में लेग पीस रखा हुआ रहेगा, ठीक है। अब फर्क क्या पड़ेगा? एक जो वेजिटेरियन है वो फ्लेश की जगह पर एडिबल रबर खा रहा होगा, एडिबल रबर जैसा ही होगा, ठीक है, बट वो एडिबल और डाइजेस्टेबल होगा। टेस्ट के लिए उसमें ईस्टर डाला हुआ रहेगा, यानी कि फ्लेवर बिल्कुल आपको वही लगेगा। और वो जो नॉन वेजिटेरियन है वो बोन पकड़े हुए रहेगा हाथ में, जो वेजिटेरियन है वो बोन शेप्ड का प्लास्टिक पकड़े हुए होगा हाथ में, ठीक है। आना फीलिंग भी आना चाहिए ना कि हम लेग पीस पकड़े हुए, ठीक है, ठीक है, तभी तो वो तो हड्डी रहेगा तो प्लास्टिक का बना हुआ रहेगा उस तरीके से, तो ये आएगा। तो आप किसी का डेड बॉडी भी नहीं खाए और आपको टेस्ट भी पता चल गया। ये ईस्टर, किसी भी सब्सटेंस का फ्लेवर जो आता है वो ईस्टर की वजह से आता है। अभी मैंगो का टाइम नहीं है, लेकिन अगर इच्छा करे आपको कि हमको जो है मैंगो टेस्ट करना है, मन किया, अभी सर बोल दिया कि आम, और अब हमको आम खाने का मन कर रहा है, तो आम तो अभी आपको मिलेगा नहीं, बट चले जाइए आप स्टोर में, स्लाइस मांगिए, वहां माजा मांगिए, फ्रूटी मांगिए, आम का फ्लेवर मिल जाएगा। तब इतने दिन तक थोड़ा ही उसका पल्प जो रखा हुआ है, ईस्टर केमिकल सब्सटेंस, ये ईस्टर ही आपको टेस्ट प्रोवाइड करता है। आप कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं तो कभी लेमन का टेस्ट आता है, कहीं पे ऑरेंज का टेस्ट आता है,
ईस्टर, ईस्टर की वजह से, तो केमिकल सब्सटेंस की वजह से, और वही ईस्टर डाला हुआ रहेगा वो आपके उस वेजिटेरियन चिकन में, तो वहां से आपको टेस्ट भी उसी का मिलेगा, उसी तरीके से मिलेगा। तो ये ग्रोथ हुआ साइंस का, जहां पहले ये कहा गया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज नहीं हो सकते हैं, आज के डेट में सिंथेसाइज हैं, और इतने ज्यादा इनके नंबर बढ़ते चले गए कि इनके लिए एक अलग ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री बनाना पड़ा। पूरे पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट है, इसी 118 एलिमेंट्स में से एक एलिमेंट कार्बन भी है। कार्बन अकेले जितने कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कर लेता है, बाकी के 117 एलिमेंट्स मिलकर के भी उतने कंपाउंड नहीं बनाते। तो सोच करके देखो कि अकेले ही इतना कंपाउंड बना लिया, तो इसलिए इसके लिए एक अलग ही ब्रांच बना दिया गया, एंड दैट ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इज कॉल्ड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। और बाकी के 117 को एक अलग जगह पर रखा गया और उन्हें कहा गया इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर उनका भी नंबर बढ़ता है तो मे भी आगे जाकर के उनका भी कुछ और ब्रांच जो है वो बनाया जाएगा। इसके बारे में पढ़े होगे थोड़ा सा कि ये लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड क्यों बनाते हैं। तो कार्बन में एक यूनिक प्रॉपर्टीज पाया जाता है जिसे कैटेनेशन कहते हैं, सेल्फ लिंकिंग प्रॉपर्टीज को कहा जाता है। हम लोग आइसोमेरिज्म पढ़ेंगे, सिलेबस अभी आप नोट किए होंगे, तो आइसोमेरिज्म में था कि 5 कार्बन एटम, 6 कार्बन एटम, इतने ही कार्बन है लेकिन अलग अलग तरीके से अरेंज होगा और अलग अलग कंपाउंड का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये यूनिक प्रॉपर्टीज कार्बन में पाया जाता है, बाकी दूसरे एलिमेंट में नहीं। इस वजह से बाकी दूसरे के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स नहीं बनते हैं। अब इसका कुछ एक पॉइंट जो वो लिखवा देते हैं, लिखिए इंट्रोडक्शन वाले पार्ट। आप लोग भी लिखिएगा, लिखिए। द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री in which the branch of chemistry in which we study about organic compounds, organic compounds is called organic chemistry, is called organic chemistry, organic chemistry. Next point. According to Berzelius, बोर्ड पर लिखे हैं, according to Berzelius vital force theory, according to Berzelius vital force theory, organic compound can synthesize, organic compound can synthesize only inside the body of, synthesize only inside the body of living organism, inside the body of living organism. They cannot synthesize in laboratory. They cannot synthesize in laboratory. Synthesize in laboratory. Next point. The first synthetic organic compound was urea. The first synthetic organic compound was urea. And it was synthesized by Holler. It was synthesized by Holler, WHLER, Holler, from inorganic compound,
अमोनियम साइनेट, फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट, साइनेट, अमोनियम साइनेट, ये इक्वेशन नोट कर लीजिए, दिस वन, अमोनियम साइनेट। नोट कर लिए। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। नाउ वी हैव large number of now we have large number of synthetic organic compounds, large number of synthetic organic compounds, थोड़ा सा और सुनो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते किसे हैं। जो भी उस वक्त के नॉन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे उनका स्टडी किया गया तो देखा गया कि उन सभी में कार्बन एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट के रूप में था, यानी कि कार्बन प्रेजेंट नहीं थे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हिंदी में कार्बनिक रसायन कहा जाता है, ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बनिक यौगिक कहा जाता है। हिंदी कहीं ज्यादा टफ पड़ता है साइंस में, जैसे आप खुद ही सोचो ना, कार्बनिक कंपाउंड बोल रहे हैं तो कंपाउंड आप इजीली फॉलो कर पा रहे हो, लेकिन अगर कार्बनिक यौगिक कहा गया तो वो थोड़ा सा कुछ अलग लग रहा होगा। ठीक है, प्रकाश संश्लेषण को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। ठीक है, ये आप पढ़े होंगे। और वहीं पर अगर ब्रीदिंग कहा जाए तो ब्रीदिंग को श्वासोच्छ्वास कहा जाता है। ठीक है, तो सोचो लिखना भी कितना टफ होता है। तो हिंदी वर्ड जो है वो कहीं ज्यादा जो है वो डिफिकल्ट होता है इंग्लिश वर्ड के रिस्पेक्ट में। तो सीबीएसई वाले और बिहार बोर्ड वाले में ये फर्क पड़ता है। जैसे हम बिहार बोर्ड बैकग्राउंड से, ठीक है, तो ऐसे ही सीबीएसई वाले हैं तो फेंका फेंकी कर रहे थे, ठीक है, कि हम ये हैं वो हैं थोड़ा सा। तो हम बोले कि बिहार बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड में फर्क है। हमको मौका मिला बोलने का। हम बोले कि क्या? हम बोले कि देखिए बिहार बोर्ड वाला प्रकाश संश्लेषण और फोटोसिंथेसिस दोनों समझता है। सीबीएसई वाले को अगर आप श्वासोच्छ्वास पूछ दीजिए तो ऊपर नीचे जो है सांस करने लगता है, जबकि उसी को हम लोग श्वासोच्छ्वास कहते हैं। ठीक है, जिन्हें इंग्लिश में ब्रीदिंग कहा जाता है। ठीक है, ये दोनों जगह पर फर्क पड़ा और सिलेबस तो कहीं बेहतर था बिहार बोर्ड का सीबीएसई के रिस्पेक्ट में। माहौल बदलता गया और अभी जो है वो सिर्फ सीबीएसई को फॉलो कर रहा है और एनालिसिस वगैरह बहुत सारा चीज़ें जो है वो गड़बड़ होता चला गया। उसमें नहीं जा रहे हैं, हम लोग अपने टॉपिक पर आ रहे हैं। तो हम बताएं कि हिंदी क्यों बोलना पड़ा, जो ताकि समझ में आए आपको। ऑर्गेनिक कंपाउंड को कार्बनिक कंपाउंड कहा गया। कार्बनिक यानी कि इसमें क्या प्रेजेंट है? कार्बन। तो डेफिनेशन में यह बताया गया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कंपाउंड्स ऑफ कार्बन। फिर पता चला कि कंपाउंड्स के कुछ एक कार्बन के कुछ एक कंपाउंड जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इनका प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड का जो प्रॉपर्टीज है उनसे डिफर कर रहा है। तो डेफिनेशन में एक पार्ट ऐड कर दिया गया, कंपाउंड ऑफ कार्बन एक्सक्लूडिंग इट्स ऑक्साइड, यानी इसके कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड को हटा करके। फिर पता चला कि कार्बन डाइसल्फाइड का भी प्रॉपर्टी ऑर्गेनिक कंपाउंड से डिफर कर रहा है, इनसे मैच नहीं कर रहा है, तो फिर इसको भी एक्सक्लूडिंग कहा गया। फिर देखा, पता चला कि नाइट्राइल का भी, साइनाइड का भी प्रॉपर्टीज डिफर कर रहा है। फिर पता चला कि कार्बोनेट का भी प्रॉपर्टीज डिफर कर रहा है। तो ये एक्सक्लूडिंग 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 वाला वर्ड जो है ज्यादा बढ़ना शुरू हो गया। तो आज के डेट में मॉडर्न डेफिनेशन में ऑर्गेनिक कंपाउंड को कहा जाता है दे आर हाइड्रोकार्बन और डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, यानी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या फिर हाइड्रोकार्बन के डिराइवेटिव्स होंगे। हाइड्रोकार्बन जैसे मीथेन का आप फॉर्मूला जानते होंगे, मीथेन इज CH4, इथेन C2H6, बेंजीन C6H6। तो इन सब के फॉर्मूला में देख रहे हो कि कार्बन और हाइड्रोजन है, तो दीज आर एग्जांपल्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। मिथेनॉल का फॉर्मूला CH3OH, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, पायरिडीन का फॉर्मूला C6H5N। तब यहां पर अगर आप देखोगे तो इस जगह पर कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा दूसरे एलिमेंट भी प्रेजेंट है, तो इन्हें कहा जाएगा डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन और इन्हें कहा जाएगा हाइड्रोकार्बन। यानी जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं अगर उनका एनालिसिस किया जाए तो वो या तो हाइड्रोकार्बन होंगे या फिर डिराइवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन होंगे।
तो अब ये एक्सक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग जो लगाया जाता था, अब उस टर्म को हटा दिए, लिखे डेफिनेशन नेक्स्ट पॉइंट में। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर organic compounds are hydrocarbon. Organic compounds are hydrocarbon or derivative of hydrocarbon, are hydrocarbon or derivative of hydrocarbon, derivative of hydrocarbon, of hydrocarbon। जैसे का एग्जाम्पल लिख लो, CH4 C2H6 CH3OH CH3 COOH, इसको नोट कर लीजिए। नोट कर लिए। Right on the next topic, sigma and pi bond, sigma and pi bond। हम लोग केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में पढ़े हैं सिग्मा और पाई बॉन्ड के बारे में। सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है एक्सियल ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल से जिसका फॉर्मेशन हुआ, और पाई बॉन्ड साइड वाइज ओवरलैपिंग की वजह से। आप कॉपी पलट करके देखिएगा, डिटेल से वहां लिखवाया हुआ है, लेकिन इस जगह पर टॉपिक आया है तो इस जगह पर यहाँ से रिलेटेड क्वेश्चन भी हम लोग डिस्कस करेंगे। सिग्मा बॉन्ड हम लोग नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अगर दो एटम्स के बीच में सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो इन्हें सिग्मा कहा जाता है। अगर डबल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और एक पाई, और अगर ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड हो तो एक सिग्मा और दो पाई। तो स्ट्रक्चर लिखेंगे और वहां से हम लोग को सिग्मा और पाई बॉन्ड पता चलेगा। थोड़ा सा लिखवा भी देते हैं, लिखिए। द कोवेलेंट बॉन्ड formed the covalent bond formed due to axial overlapping of atomic orbital, axial overlapping of atomic orbital is called sigma bond, while pi bond is formed due to sidewise or partial overlapping of atomic orbital, atomic orbital। Paragraph change. The number of sigma and pi bond can be determined the number of sigma and pi bond can be determined as follows, अब इसको आप नोट कर लीजिए। सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। नोट कर लिए। अब इससे रिलेटेड आपके एनसीईआरटी बुक का क्वेश्चन है, दो क्वेश्चन, एक हम बता देते हैं, दूसरा आपसे बन जाएगा। लिखिए क्वेश्चन। प्रॉब्लम 12.1 12.1
लिखिए हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, हाउ मेनी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स are present in each of the following molecules, are present in each of the following molecules, each of the following molecules. बोर्ड पर देखोगे, बाद में हम कॉपी करने के लिए टाइम देंगे, आप यहां देख लीजिए। पहले ए में है HC ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH और CH3, CH ट्रिपल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। ठीक है, आप बताओ इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? कितना कार्बन है? 5। तो पहले इसको क्या करना होगा, सिग्मा और पाई के लिए एक्सपैंडेड फॉर्म में लिखना होगा। तो 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। हर एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, बिकॉज कार्बन इज टेट्रावैलेंट एलिमेंट। अब जैसे जो दिया हुआ है, सिग्मा बॉन्ड हिडन भी होता है, लेकिन मल्टीपल बॉन्ड हिडन नहीं होगा, वो दिखेगा। यहां इस कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, यहां ट्रिपल बॉन्ड C, यहां कुछ नहीं, इसका मतलब सिंगल बॉन्ड। C के साथ में H, यहां H डबल बॉन्ड है, यहां डबल बॉन्ड। इस C के साथ एक हाइड्रोजन, इस C के साथ में 3 हाइड्रोजन, तो यहां डाल दिया 3 हाइड्रोजन। हर एक कार्बन को चेक करो, उसका टेट्रा वैलेंसी पूरा हो गया। इस कार्बन का 1 2 3 4, यहां भी 3 एंड 1 4, ये 3, यानी ये बॉन्ड इसके लिए भी यूज होगा और इस कार्बन के लिए भी यूज होगा। अब सिग्मा एंड पाई बॉन्ड में आप पहले पाई नोट कर लो। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड, इसका मतलब ये पाई है, ये पाई है। डबल बॉन्ड इसका मतलब एक पाई। तो बताओ तो पाई का नंबर कितना हो गया? 3। सिग्मा दिख रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी सिग्मा का नंबर कितना आ गया? 10। निकल जाएगा। तो इसको आप नोट कीजिए, जो दूसरा दे रहे हैं उसको आप करोगे। हम एक्सपैंड भी कर दिए। आप लोग भी बताइएगा सिग्मा बॉन्ड कितना है, पाई बॉन्ड कितना है, पता तो चले कि आप बना रहे हैं कि नहीं बना रहे हैं। बन गया आप लोगों से? बताओ सिग्मा और पाई। ठीक है, यहां भी लिखा है सिग्मा 9 और पाई। पाई बॉन्ड देखो कहां कहां पर है, यहां पाई बॉन्ड, यहां पाई बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड का नंबर 2, सिग्मा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी सिग्मा का नंबर। ठीक है, आप लोग का भी सही है। आगे बढ़े हम लोग। हटाए ना। आप में से कितने लोगों से बना था? नेक्स्ट टॉपिक हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हो गया। चलो सुनो, अब हाइब्रिडाइजेशन भी हम लोग पढ़े हैं केमिकल बॉन्डिंग में ही, पूरा डेफिनेशन निकाले थे। कई मेथड, डायरेक्ट मेथड भी था, एक फार्मूला भी बताया थे आपको, H =
1/2 इंटू m+v-c+a, उन सब का यहाँ कोई जरूरत नहीं। कार्बन सिर्फ तीन ही हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp, sp2 और sp3, और ये पता चल जाएगा आपको उनके सिग्मा और पाई बॉन्ड के नंबर के अनुसार से। एक कार्बन मैक्सिमम 4 कोवेलेंट बॉन्ड ही बनाता है। अब उसी 4 में से जितना सिग्मा और जितना पाई हो, जैसे अगर मान लिया यहां सिग्मा बॉन्ड रख रहे हैं, यहां पाई बॉन्ड रख रहे हैं, अगर किसी कार्बन एटम के पास में 4 सिग्मा है तो बताओ पाई का नंबर कितना हो? 0। क्यों? क्योंकि कार्बन 4 ही बॉन्ड बना सकता है, तो सिग्मा का नंबर जब 4 है तो पाई का नंबर 0 हो जाएगा। अगर 3 सिग्मा है तो पाई कितना होगा? और अगर 2 सिग्मा है तो पाई 2। यही 3 पॉसिबिलिटी बनता है, 1 सिग्मा और 3 पाई नहीं होता है, 2 सिग्मा और 2 पाई। अब इसके अनुसार से हाइब्रिडाइजेशन आप लिखोगे नहीं, पहले स्टेटमेंट कुछ लिखवाएंगे, उसके बाद फिर आप नोट करोगे। हाइब्रिडाइजेशन, अगर 4 सिग्मा है तो इनका हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो sp2, और अगर 2 सिग्मा बॉन्ड है तो sp। अब आप सिग्मा भी देख सकते हो, पाई भी देख सकते हो। पाई चूंकि हिडन नहीं होता है, वो दिखेगा, तो अगर किसी कार्बन एटम के साथ में 2 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब sp हाइब्रिडाइजेशन। 1 पाई बॉन्ड है, इसका मतलब sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और अगर एक भी पाई नहीं है इसका मतलब sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और जब हाइब्रिडाइजेशन पता चल गया तो अगर ज्योमेट्री पूछा जाए तो ज्योमेट्री भी बता सकते हैं हम लोग। ज्योमेट्री आप बता सकते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में कौन सा ज्योमेट्री होता है? टेट्राहेड्रल। sp2 हाइब्रिडाइजेशन में ट्राइगोनल प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, और sp के केस में लीनियर। ये लीनियर हाइब्रिडाइजेशन होता है। लिखे लिखवाते हैं आपको। लिखो द इंटरमिक्सिंग ऑफ intermixing of two or more the intermixing of 2 or more atomic orbitals, 2 or more atomic orbitals having nearly equal energy, to form a new set of identical orbital is called hybridization, and the formed new orbitals are called hybrid orbitals, सुन लो, हाइब्रिडाइजेशन हम लोग पढ़े थे। sp हाइब्रिडाइजेशन का मतलब हुआ s का एक ऑर्बिटल और p के एक ऑर्बिटल, तो 2 एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल भी कितना बनेगा? 2। तो sp हाइब्रिडाइजेशन हो गया। sp2 का मतलब हुआ s का 1 ऑर्बिटल और p के कितने ऑर्बिटल? 2 ऑर्बिटल, तो 2 and 1 कितना हो गया? 3। उसी जगह पर बताए थे कि जितने हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो सिग्मा बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, और जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो पाई बॉन्ड बनाता है। तो ऐसे ही यहां देखो ना, sp3 है, sp3 का मतलब क्या हुआ? s का 1 और p के कितने? 3, तो टोटल कितना इन्वॉल्व हो गया? 4, इसलिए यहां पर 4 सिग्मा बॉन्ड बना। s का 1 और p के 2, तो टोटल कितने हो गए? 3, इसलिए यहां 3 सिग्मा बॉन्ड बना है। sp कहने का मतलब 2 ऑर्बिटल, तो इसलिए यहां पर क्या, कौन सा, कितने सिग्मा बॉन्ड बने हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड बना है। तो इसके अनुसार से निकाला जा सकता है। इसको आप नोट करो, फिर क्वेश्चन बनाते हैं इससे रिलेटेड।
चलिए अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड है। प्रॉब्लम 12.2, प्रॉब्लम 12.2 देखिए, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन of each carbon, what is the type of hybridization of each carbon in each of the following compound, in each of the following compound, each of the following compound। इससे रिलेटेड 5 क्वेश्चन दिया हुआ है। ए है CH3Cl, B CH3 होल ट्वाइस CO। थोड़ा सा रुक जाओ तो फिर बताएंगे, 2-3 हम बता देते हैं, बाकी आप बना लेना रेस्ट। CH3 होल ट्वाइस CO, C है CH3Cn, D HCONH2 और E आ गया CH3CH डबल बॉन्ड CH और Cn। यहां ध्यान दीजिए, नहीं तो क्वेश्चन बनेगा नहीं। आज ही हम लोग वहां तक पहुंच जाएंगे तो फिर आज जो एब्सेंट होगा वो कल आकर के देखेगा तो बोलेगा कि सब क्या क्या हो गया। ठीक है, वो इतिहास हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमें तो जल्दी से कवर भी करना है ना, बहुत सारा टाइम लगने वाला है, बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक वगैरह टर्म वगैरह है। तो जब आए हो तो 1-1.25 घंटा जो भी टाइम लग रहा है तो वहां पर फुल कंसंट्रेशन होना चाहिए। अब इस जगह पर हाइब्रिडाइजेशन आइडेंटिफाई करना है, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए सिग्मा और पाई पता चलेगा तब होगा। अभी हम लोग देखें कि अगर किसी कार्बन के साथ में एक भी पाई बॉन्ड नहीं हो तो sp3, एक पाई बॉन्ड हो तो sp2, और अगर 2 पाई हो तो sp। कार्बन सिर्फ यही 3 हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, या तो वो sp होगा, sp2 होगा, या फिर sp3 होगा। अब बताओ तो फर्स्ट वाले में ध्यान से बताओगे, फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कितने कार्बन एटम? एक ही कार्बन एटम है। दूसरा Cl है, क्लोरीन है। ठीक है ना, आप देख लिए, बताने का जरूरत नहीं, आपके साथ में से ही आवाज आया है। ठीक है, जबकि हम ये भी बोले कि ध्यान से। चलो अब यहां देखो, ये CH3Cl है, H और ये Cl। हाइब्रिडाइजेशन हमें कार्बन एटम का बताना है, जो पूछेंगे वो बताना। आप बताओ तो यहां पे कार्बन एटम के साथ में कितना पाई बॉन्ड जुड़ा हुआ है? 0, एक भी नहीं। और पाई बॉन्ड अगर 0 है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? यानी कि इस कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन कौन सा आ गया? sp3। इनका फिर एक्सपेंडेड फॉर्म लिखते हैं। CH3 ये है इस तरीके से, CH3 C डबल बॉन्ड O और CH3। अब इस बार हाइड्रोजन को एक्सपैंड नहीं कर रहे हैं, ये तो सिग्मा बॉन्ड ही है, हमें तो पाई आइडेंटिफाई करना है, तो यहां पर एक पाई बॉन्ड है। अब हर एक कार्बन एटम को बताओ तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? इसके साथ तो पाई बॉन्ड नहीं लगा हुआ है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? sp3। इसके साथ कितने पाई बॉन्ड? एक पाई बॉन्ड, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? इसके साथ कितना पाई बॉन्ड? कितना पाई बॉन्ड? तो हाइब्रिडाइजेशन sp3। CH3Cn का ये स्ट्रक्चर होता है, CH3C और ये N, नाइट्राइल ग्रुप है। यहां पर अब हर एक कार्बन एटम का बताओ इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्यों sp? 2 पाई बॉन्ड था, हमें कार्बन का पूछा जा रहा था तो सिर्फ कार्बन से ही मतलब रखेंगे, बाकी दूसरे से नहीं। HCONH2। ठीक है, यहां इनका स्ट्रक्चर ऐसे आएगा, HC डबल बॉन्ड O और यहां पर NH2।
इनका अगर स्ट्रक्चर लिखेंगे हम लोग तो CH3 CH डबल बॉन्ड CH C ट्रिपल बॉन्ड N। एक ये बता लेते हैं, उसके बाद फिर वो बना हो गया। बताओ यहां पर तो एक ही कार्बन एटम है, कौन सा हाइब्रिडाइजेशन? क्या? sp ना, sp2। क्यों? क्योंकि सिर्फ क्या है, एक पाई बॉन्ड है, इसलिए इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2। ठीक है, तो इनको कॉपी कर लीजिए और उसके चारों कार्बन एटम का निकालिए। ठीक है, चलिए आप लोग बताइए, ये फर्स्ट कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन, इनका ये और ये हाइब्रिडाइजेशन निकल जाएगा। इस बार कितने लोगों का सही हुआ था? ठीक, इस तरह का क्वेश्चन आप याद करो, केमिकल बॉन्डिंग में भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का ही बताए थे, जिसमें से क्वेश्चन बेंजीन का भी पूछे थे आपसे, जिसमें से आप बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखने में गड़बड़ कर दिए थे। बेंजीन का साइक्लिक रिंग स्ट्रक्चर होता है C6H6, जिसमें से ऑल 6 कार्बन एटम्स आर sp2 हाइब्रिडाइज, 3 डबल बॉन्ड होता है अल्टरनेट पोजीशन पर, रेजोनेंस स्ट्रक्चर में वो रिंग के फॉर्म में लिखा जाता है। लिखिए नेक्स्ट टॉपिक, 3 डायमेंशनल चलो सुनो, अब यहां पर ये है क्या, 3 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। जैसे हम लोग रिप्रेजेंट करने के लिए पेपर का इस्तेमाल करते हैं, पेपर पर लिखते हैं, और पेपर पर आप 2 डायमेंशनल इमेज बना सकते हैं, लेकिन 3 डायमेंशनल इमेज को बनाने के लिए हम लोग कुछ ट्रिक अप्लाई करते हैं, कुछ तरीका यूज करते हैं। जैसे शैडो बनाते हैं तो लगता है कि वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट है। कार्बन 3 तरह का हाइब्रिडाइजेशन शो करता है, sp sp2 और sp3, अभी लिखे भी थे। अब बताओ sp हाइब्रिडाइजेशन का शेप कैसा होता है, लीनियर, sp2 में ट्राइगोनल प्लानर। तो ये लीनियर और प्लानर, ये तो बिल्कुल एकदम एक प्लेन का है, 3 डायमेंशनल इमेज नहीं है। 3 डायमेंशनल इमेज कौन सा हो गया, टेट्राहेड्रल। जैसे केमिकल बॉन्डिंग में भी बात किए थे हम लोग कि वेस्पर थ्योरी के अनुसार से हम लोग टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री प्रिडिक्ट करते हैं, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हो गया यहां पर। अब इस टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री में सारे बॉन्ड एंगल 109.5 डिग्री के होते हैं, सब इक्वली एक दूसरे को रिपेल कर रहा होता है। अब कहा जाता है कि इस 3 डायमेंशनल इमेज को अगर 2 डायमेंशनल पेपर पर प्लॉट करना है तो हम लोग इसे वेज एंड डैश फॉर्मूला से रिप्रेजेंट करते हैं। इस वेज एंड डैश फॉर्मूला में कहता है कि ये 4 पोजीशन में से किसी 2 पोजीशन को आप एक प्लेन में इमेजिन करो। जैसे आप यहां पर देखो, ये एक प्लेन में लग रहा है, तो जैसे ही इसे हम लोग एक प्लेन में इमेजिन करते हैं तो या इसको हम लोग एक प्लेन में मान लें, किसी भी 2 को अगर इसको एक प्लेन में मान लें तो ये एबव द प्लेन चला गया और ये कहां चला गया, बिलो द प्लेन। तो कहता है कि इसे रिप्रेजेंट करने के लिए जो ऑन प्लेन है उसको स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट कीजिए, ये ऑन प्लेन हो गया। वो जो एबव द प्लेन है यानी कि टुवार्ड्स ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की तरफ में आ रहा है, तो इसे रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग वेज इस्तेमाल करते हैं, ये इस तरीके से। वैसे भी आप 3 डायमेंशनल इमेज बनाते हो तो देखते हो जो ऑब्जर्वर की तरफ में होता है उसका साइज बड़ा होता है, और जैसे जैसे दूर जा रहा होता है तो उसको हम लोग छोटा कर देते हैं। इसका मतलब ये इंडिकेट करता है कि वो दूर जा रहा है। तो यहाँ पर ये दोनों लाइन आ गया, प्लेन पर है तो इसलिए ये आ गया, जो ऊपर में है वो यहाँ, और जो नीचे की तरफ में है जो अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर है उसे हम लोग डैश से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी इस तरीके से। तो ये रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका हो गया, मेथड हो गया। तो कई जगह पर आप बुक में देखेंगे तो इस तरीके का डायग्राम दिखेगा, तो वहां पर लगता है कि ये है क्या, ना तो आपसे बनाने के लिए पूछेगा, मे भी क्योंकि टॉपिक था एक सिलेबस में तो हम यहाँ पर बता दिए, तो अदरवाइज बाकी के प्रॉपर्टीज वगैरह में आपके लेवल में कहीं कोई फर्क नहीं पड़ने वाला होता है। तो रिप्रेजेंट करने का एक तरीका हो गया जिसे हम लोग वेज एंड डैश फार्मूला कहते हैं। इसमें से जो स्ट्रेट लाइन से रिप्रेजेंट किया गया है
ये ऑन प्लेन है, ऑन द प्लेन। ये बताओ किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? above द प्लेन, above द प्लेन। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? बिलो द प्लेन, बिलो द प्लेन, जो प्लेन के नीचे में। ड्रॉ कर लीजिए इसको। तब इसके बाद आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिर से एक बार एब्सेंट नहीं होइएगा, क्योंकि टॉपिक आगे बढ़ेगा, बहुत सारे नए नए टर्म आते चले जाएंगे, फिर मौका नहीं मिलेगा उसको हम लोग फिर बैक में आकर के देखें। ठीक है, आ जाइए। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।